चलिए टॉपिक का नाम लिखें, इन्वेंट्रीज। बेटा इसका फ्लो थोड़ा करना है, 2 मिनट करना। आप थोड़ा फ्रंट में 2 मिनट और कर थोड़ा सा। बस। और इसका थोड़ा इवेंट को भी इधर कर। हाँ, देखिए इन्वेंट्री। टॉपिक का नाम इन्वेंट्रीज। बेटा इन्वेंट्री वर्ड जो है वो बेसिकली स्टॉक के जगह ही काम में लिया जाता है। आप चाहे स्टॉक बोल दें और आप चाहे इन्वेंट्री बोल दें, दोनों इंटरचेंजेबल है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। स्टॉक ट्रेडिंग कंसर्न का भी होता है, स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का भी होता है। बस इन्वेंट्री की परिभाषा में 2-3 वर्ड एडिशनली ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले आप लिखें, अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, according to the accounting standard, inventory can be defined as inventory can be defined as inventory can be defined as assets held. Inventories can be defined as assets held, बुलेट डाल के देखिए, आपको फर्स्ट बुलेट दिख रहा है ऊपर की तरफ, held for sale in the ordinary course of business, for sale in the ordinary course of business, ठीक है, कॉमा, सेकंड बुलेट डाल के लिखो, in the process of production, in the process of production for such sale, in the process of production for such sale, कॉमा करके थर्ड बुलेट डाल के लिखें, for consumption, for consumption in the production of goods, for consumption in the production of goods or services, or services for sale, for sale, including maintenance supplies, including maintenance supplies and consumables, other than machinery spares, comma, servicing equipment, comma, servicing equipment and
स्टैंड बाय इक्विपमेंट, एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फुल स्टॉप। ओके, चलो, ये जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है बेटे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई है। बेसिकली इन्वेंट्री के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एप्लीकेबल होता है। इन्वेंट्री को किस तरीके से डिफाइन किया गया है? इन्वेंट्री बिजनेस की एक एसेट होती है, ये आप सभी को पता है। 11th में 12th में फाउंडेशन में जब फाइनल अकाउंट्स अपन बना रहे थे या बैलेंस शीट अपन ने कितनी बार देखी है पार्टनरशिप के केस में, आपको स्टॉक बैलेंस शीट की एसेट में दिखाई देता है बेटा। ये इन्वेंट्री को बिजनेस की एसेट क्यों माना गया? क्योंकि इसे बिजनेस में कुछ पर्पस के लिए हेल्ड किया जाता है, मतलब रखा जाता है। पहला पर्पस देखिए, नंबर 1 आपने कॉपी में लिखा है, फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बेटा आप किसी भी शॉपकीपर के शॉप में जाएंगे, किसी ब्रांड शोरूम पे जाएंगे या फिर किसी मल्टी ब्रांड शोरूम पे जाएंगे, होम अप्लायंस के शोरूम पे जाएंगे, किसी फर्नीचर स्टोर टेक्सटाइल के बिजनेस पे जाएंगे, आपको वहां पर जो भी गुड्स दिखाई दी होगी वो उसने खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं रखी है, वो उसने इसलिए खरीदी है ताकि वो उसे अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचकर प्रॉफिट कमा सके। इसी को तो स्टॉक का भी नाम दिया जाता है। नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो तो आपने जो भी गुड्स खरीदा हुआ है वो बेचने के लिए नहीं खरीदा, उसे आप कंज्यूम करोगे ताकि आप गुड्स को क्या कर लें, बनाकर बेच सकें। आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके पास जो भी इन्वेंट्री पड़ी है वो रॉ मटेरियल की पड़ी होगी, उसे आप वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे आप फिनिश्ड गुड्स में प्रोडक्ट बनाकर उसे बेच दोगे बेटा। नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। आपने जो भी गुड्स बनानी है या जो भी सर्विसेज आपको देनी है वही आपके लिए सेल होगी, लेकिन उस सेल तक पहुंचने के लिए आपने जो भी मटेरियल कंज्यूम कर लिया, हर वो मटेरियल, हर वो मेंटेनेंस सप्लाईज आपकी इन्वेंट्री का पार्ट माना जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी होम अप्लायंस, आपने किसी भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक डीलर का अगर नाम सुना हो, जैसे जयपुर में एक ग्रेट ईस्टर्न नाम से बहुत फेमस है, और भी एलजी बेस्ट शॉपी नाम से लोग क्या करते हैं, एलजी के प्रोडक्ट बेचते हैं, सैमसंग ऑथराइज स्टोर आपने देखा होगा, ये सब लोग क्या है अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं बेटा। एयर कंडीशनर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया। तो जब आप इनके पास जाएंगे, आप एक रेफ्रिजरेटर खरीद के लेकर आएंगे, तो क्या वो आपको डिस्प्ले में दिखा हुआ रेफ्रिजरेटर आपको बांध के दे देंगे क्या? रस्सी से बांधकर दे दिया, ऐसा तो नहीं है। आप आपका एड्रेस देंगे, आपके घर तक आपको डिलीवर हो जाएगा वो प्रोडक्ट। अब आप जब गुड्स की डिलीवरी होते देखते हो तो एक बहुत मोटे येलो कलर के, ब्राउन कलर के गत्ते में बहुत मोटी प्लास्टिक की बंधी हुई रस्सी में वो बंद कर आता है। तो उसमें जो रेफ्रिजरेटर है वो तो इन्वेंट्री है ही, साथ ही साथ वो जो पैकिंग मटेरियल था वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगा, इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि वो भी सेल, उस प्रोडक्ट को सेल की कंडीशन तक पहुंचाने के लिए काम में लिया गया प्रोडक्ट था कि नहीं था। तो हर वो चीज़ जो आपने इसलिए रखी कि उसे आप बेचकर प्रॉफिट कमा सके, हर वो चीज़ जिसे आप प्रोडक्शन की प्रोसेस में प्रोडक्शन करके उसे बेचने के करके प्रॉफिट कमा सके, या वो प्रोडक्शन ऑफ सेल या फिर सेल की प्रोसेस में वो कंज्यूम हो जाएगी, हर छोटी से छोटी चीज़ इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी, इन्वेंट्री की डेफिनेशन आ जाएगी। लेकिन इन्वेंट्री की डेफिनेशन में मशीनरी के स्पेयर पार्ट शामिल नहीं है। आप इन्वेंट्री देखने के लिए गोडाउन में जाते हो, गोडाउन में आपको मशीन के स्पेयर पार्ट्स भी दिखाई देते हैं। स्पेयर पार्ट मतलब तो कभी कभी काम आ जाते हैं, मशीन खराब हो गई, पुराना पार्ट हटाया, नया पार्ट लगाया, मशीन फिर चल पड़ रही है। उन स्पेयर पार्ट को भी कहाँ रखा जाता है, समटाइम गोडाउन में रखा जाता है। जब आप गोडाउन में जाके इन्वेंट्री की काउंटिंग करेंगे तो वो स्पेयर पार्ट वगैरह शामिल नहीं होंगे। या फिर अगर आपका कोई सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस, मान लीजिए कारों की सर्विस करवाने आप अपने डीलर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जो टूल्स वगैरह होते हैं, जो सर्विसिंग इक्विपमेंट होते हैं, वो किसकी डेफिनेशन में शामिल नहीं होंगे, इन्वेंट्री। वो तो उनके एसेट का पार्ट हो गया और वो लूज टूल्स बन के उनकी कैटेगरी में आएगा। या फिर स्टैंड बाई इक्विपमेंट, जो जरूरत पड़ने पर इक्विपमेंट काम आएंगे, वो भी हम लोग गोडाउन में रखते हैं और गोडाउन में इन्वेंट्री रखी जाती है। तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन करते टाइम पे उन स्टैंड बाई इक्विपमेंट को भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा हर छोटी छोटी चीज़ जो कि कंज्यूम हो जाएगी या बेचने के लिए आपने खरीदी है, उसे क्या नाम दे देंगे, इन्वेंट्री का नाम दे देंगे। बात समझ में आ गई? एक लाइन छोड़कर लिखें बेटा, देयर कैन बी, देयर कैन बी different types of inventory. There can be different type of inventory based on the nature of the business, based on the nature of the business of enterprise,
of enterprise, full stop. The inventory of non-manufacturing business, the inventory of non-manufacturing business will primarily consist those items which were purchased for the purpose of resale, without changing their form, ठीक है बेटा, विदाउट चेंजिंग देयर फॉर्म, फुल स्टॉप. हम लोग पढ़े थे फाइनल अकाउंट्स, यूनिट नंबर 1, नॉन मैन्युफैक्चरिंग. ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक आता था और परचेज आता था. तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग नहीं करी, जिन गुड्स को उन्होंने खरीदा उसी को बेच देंगे. तो उनकी इन्वेंट्री में क्या शामिल होगा? फिनिश गुड्स ही शामिल होगा, जिसका फॉर्मेशन चेंज नहीं करेंगे, जिस शेप में लाए उस शेप में आगे फर्दर बेच देंगे. लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होगी तो उसकी इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी शामिल होगा, WIP भी शामिल होगा और फिनिश्ड गुड्स भी शामिल होगा. देखो, बट इन केस ऑफ manufacturing entity, inventory will consist raw material, comma, work in process, and finished goods. फुल स्टॉप. ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, नीड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्या उसकी नीड है, क्या पर्पस है इन्वेंट्री का वैल्यू करने का? नीड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन. ठीक है, लिखिए नंबर 1, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, Number 2, for ascertainment of financial position, Number 3, liquidity analysis. तीन लिख लिया बेटा. 4 लिखिए, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, STATUTORY, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस. कितने पॉइंट्स लिखे अपन ने? 4. पहला पॉइंट बोलिए एक बार बेटा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आगे पीछे बीच में हर जगह स्टॉक 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 ही है कि नहीं है। अगर आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन नहीं करेंगे, आपको यही नहीं पता होगा कि हमारा गुड्स कितना बचा, कितना था, कितना अपन ने खरीदा, उसका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो सका, विल यू एबल टू कैलकुलेट करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? नो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जीपी? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हेन यू आर नॉट एबल टू फाइंड द करेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नो प्रॉफिट नो लॉस कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। बात समझ में आ गई? एक बात और, फटाफट आंसर देना, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है कि क्रेडिट में आता है? जितना ज़्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखा देंगे उतना ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और जितना क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे उतना ही प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन हो गया। लेकिन ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के कहाँ आता है कि जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, जितना कम होगा ओपनिंग स्टॉक उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? तो इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन अगर नहीं किया गया, यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन करेक्ट इनकम ऑफ द बिजनेस। एम आई राइट बेटा? नंबर सेकेंड देखिए क्या लिखा है। बिजनेस की जो बैलेंस शीट होती है वही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है बेटा। बिजनेस की जो एसेट्स हैं उसमें फिक्स्ड एसेट्स करंट एसेट्स दोनों आती हैं, और क्योंकि जो इन्वेंट्री है वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द करंट एसेट, आपने इन्वेंट्री को सही रिकॉर्ड नहीं किया तो आपकी बैलेंस शीट भी गलत बन रही है कि नहीं बन रही है। इसलिए आपको इनकम डिटर्मिनेशन के साथ साथ अगर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी ट्रू एंड फेयरली प्रेजेंट करना है या आइडेंटिफाई करना है, देन यू शुड वैल्यू इन्वेंट्री करेक्टली। एम आई क्लियर बेटे? नंबर थर्ड देखिए क्या है, लिक्विडिटी एनालिसिस। बिकॉज आप सभी लोग 12th क्लास में रेशियो एनालिसिस पढ़े थे ना बेटा, तो रेशियो के चैप्टर में आप लोगों ने करंट एसेट्स पढ़ा था, करंट लायबिलिटी पढ़ा था, जिसका रिलेशन होता है करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अभी मैंने कहा इन्वेंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द करंट एसेट। इफ योर inventory is wrong, then the total value of current asset would be wrong. And if your current asset is wrong, then the ideal ratio that you want to maintain 2:1 of current ratio वो भी गलत आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि आपने कैलकुलेट ही गलत किया होगा करंट रेशियो, तो आइडेंटिफाई करेंगे गलत होगा, अब आइडियल रेशियो बनाना चाहेंगे वो नहीं बन पाएगा। इसलिए लिक्विडिटी एनालिसिस के पर्पस में भी आपको इन्वेंट्री का सही वैल्यूएशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फटाफट बोले, बात समझ में आ गई? और आखिरी में लिखा है बेटा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। हमारा कंपनीज एक्ट जो है वो भी आपसे डिमांड करता है कि अगर आप एक ट्रेडर हो या अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आप गुड्स में डीलिंग कर रहे हो तो आपको उसका प्रॉपर कैलकुलेशन एंड प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको देनी पड़ेगी। इन सभी चार बातों के कारण हम लोग ये चैप्टर पढ़ते हैं। फटाफट बोल दीजिए, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। बेटा आपको मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था कंसाइनमेंट, उसमें आपको ध्यान है दो क्वेश्चन ऐसे थे। एक तो था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ पे स्टॉक की वैल्यू 10% रिड्यूस हो रही थी, है ना बेटा? एक क्वेश्चन नंबर 2 था जहाँ कंसाइनी की बुक वाला क्वेश्चन था, साइकिल्स वाला, 1000 साइकिल में से 820 बेच दी थी, 180 बची थी। 20 तो शॉप स्पॉइल्ड हो गई थी जिसका वैल्यूएशन 50% डेप्रिसिएशन पे किया गया था। दो बातें। इफ यू रिमेंबर सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 ऋतु वाला, जिसमें स्टॉक का वैल्यू 10% कम करना पड़ा था अपने को, है ना? और थ्योरी में भी लिखवाया था कि जो इन्वेंट्री विद कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री होगी वो उसकी कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लेस पर होगी। याद आया? तो वहां पर भी गुड्स था बेटा। ये आया कहाँ से? उस चैप्टर में कहाँ से आया? इस चैप्टर में से आया कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का जो बेस होगा वो होगा उसकी कॉस्ट प्राइस और एनआरवी विच एवर इज लेस। ठीक है, लिखो, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, according to the prudence PRUDENCE, according to the prudence principle of accounting, according to the prudence principle of accounting, inventory should be valued at lower of LOWER, lower of its cost price
its cost price or net realizable value. Net realizable value, its cost price or net realizable value. दोबारा बोल देता हूं. According to the prudence principle of accounting, inventory should be valued at its cost price, lower of its cost price और net realizable value, दोनों में से जो भी कम हो. अब पॉइंट ये आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू. ठीक है, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे. हियर कॉस्ट मीन्स, here cost means purchase price of goods, purchase price of goods plus all other necessary expenses, plus all other necessary expenses for bringing down the goods, for bringing down the good to its present location, to its present location and condition, to its present location and condition. ठीक है बेटा, क्या बोला आपको मैं? परचेज प्राइस ऑफ इन्वेंट्री प्लस all necessary expenses for bringing down the goods to its present location and condition. बेटा आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े थे कंसाइनमेंट चैप्टर में. जब अपन लोग कंसाइनी के पास बिना बिके हुए गुड्स का वैल्यूएशन करना सीखे थे, तो आपको ध्यान है हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अनसोल्ड यूनिट. जितना यूनिट अनसोल्ड था उसके प्राइस से अपन ने मल्टीप्लाई किया था, प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर ने जो खर्चे किए थे उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू याद है ना आप लोग. और कंसाइनी के गुड्स को गोडाउन तक ले जाने के जो एक्सपेंसेस थे उसका प्रोपोर्शनेट वैल्यू. गुड्स गोडाउन में पहुंच गई, उसके बाद के खर्चे तो मेंटेनेंस के हो गए ना बेटा. तो जो भी खर्चे उस जिस पोजीशन में, जिस लोकेशन में आप उस एसेट को पहुंचाना चाहते हैं, वहां तक ले जाने के जो भी एक्सपेंस होंगे वो उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा. बड़ा बात समझ में आ गई क्या? आपने सप्लायर से गुड्स तो खरीद लिया, लेकिन आप वहां थोड़ी बेचना शुरू करोगे. आपको उसकी पैकिंग करवानी पड़ गई, आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना पड़ गया, आप रास्ते में जो माल ला रहे थे उसके ऊपर आपको इंपोर्ट कोई ड्यूटी देनी पड़ गई. तो ये सभी किसकी कॉस्ट का पार्ट हुआ? इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट हुआ. बात समझ में आ गई? एक लाइन छोड़ के लिखेंगे. नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स net realizable value means estimated selling price, estimated selling price of goods less estimated cost of completion, estimated cost of completion, estimated cost of completion or estimated expenses, or estimated expenses necessary to make the sale, necessary to make the sale. देखिए बेटे, आपको मैंने कहा कि आपके पास इन्वेंट्री की क्या होगी बेटा?
या फिर उस गुड्स की क्या होगी, एनआरवी, विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट का मतलब तो मैंने क्या बता दिया, जिस चीज को आप बेचोगे उसे पहले बेचने की सिचुएशन में लाओगे कि नहीं लाओगे, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। आपके इतने रुपए खर्च हो गए, ये आपकी क्या हो गई, कॉस्ट। अब इसकी एनआरवी, इसको बेचोगे कितने में, जितने में बेचोगे उसे क्या नाम देते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू। नेट को छोड़ दें, आरवी बोल दें, रियलाइजेबल वैल्यू। बात समझ में आ गई। क्या इसको बेचने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, मैंने कहा जी मैं एक सेलिंग एजेंट के थ्रू इस गुड्स को क्या करवाऊंगा, बिकवाऊंगा, तो मेरे कुछ क्या हो जाएंगे, एक्सपेंस। इसको बेचने पर जो मुझे पैसा मिलेगा बस यही मेरा क्या होगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू होगा। अब इस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, कॉस्ट के साथ, विच एवर इज लेस। मेरे बात समझ में आ गई, बोलिए ना। लेकिन आप देखो कॉपी में मैंने आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी लिखवाया है शायद एनआरवी वाले केस में, यहाँ पर तो मैंने खाली एक्सपेंस का ही नाम दिया था। ये एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या है, आपको ये एक डाइनिंग टेबल दिखाई दे रही होगी, दिस इज द डाइनिंग टेबल, ठीक है। ये फिनिश्ड है, क्या है बेटे, ये फिनिश्ड। ये है वर्क इन प्रोसेस, खाली टेबल ही बनी है अभी, उसके अभी ये लेग्स लगने बाकी थे, मतलब ये फिनिश्ड पोजीशन में नहीं है, कलरिंग करना बाकी है। तो फिलहाल इसके ऊपर जो खर्चा लग चुका होगा वो इसकी कॉस्ट होगी बेटा, लेकिन इसको बेचने पर कितने पैसे मिलेंगे पहले वो पता कीजिए, तो वो क्या हो गया इसका रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन क्या कस्टमर इसी सिचुएशन में खरीद लेगा, नहीं, इसको बनाने के लिए अभी और कुछ खर्चे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, इसे कहते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। क्या बोलते हैं इसे, बात समझ में आ गई। या फिर इसको बेचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ेंगे, इस वैल्यू को किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, कॉस्ट के साथ, विच एवर इज लेस। जो दोनों में वैल्यू कम होगी उसे क्या कहेंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू कहेंगे। फाउंडेशन लेवल पे तो केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया गया, जब आप इंटर में आएंगे कॉस्टिंग का सब्जेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कैसे करें, रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे करें, ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग उसकी कैलकुलेशंस हैं। बात समझ में आ रही बेटा। जनरली दिखने पर तो ये पता चलता है कि हमेशा एनआरवी और कॉस्ट में से गुड्स की कॉस्ट ही हमेशा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एनआरवी में तो प्रॉफिट भी जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा। लेकिन जब कोई मटेरियल पड़ा पड़ा क्या हो जाए, खराब, आउटडेटेड हो जाए, तो कॉस्ट तो जो उसकी लगी थी वो लग चुकी होगी। कैन यू से कि खराब इन्वेंट्री भी प्रॉफिट पे बेच दी जाएगी, बेच दें तो बेच दें, लेकिन नहीं बिकेगी तो आपको उसका दाम स्लैश, हाईली स्लैश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। एबनॉर्मल के केस में उस इन्वेंट्री की कॉस्ट प्राइस उस एनआरवी से ज्यादा होगी, इसलिए विच एवर इज लेस हमारा सॉल्यूशन एनआरवी निकल कर आ जाएगा। फटाफट बोलो, बात समझ में आ गई क्या, पक्की समझ में आ गई, डन एकदम। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। बेटा ये थ्योरी का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, मजा आएगा आपको पढ़ के। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम मतलब इन्वेंट्री का डेटा आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा है कि इतना इन्वेंट्री था, इतना आया है और इतना बच गया है, इतना बेच दिया है अपन ने। ठीक है, पहले थ्योरी लिख लें एक बार, फिर मैं डिटेल में समझाऊंगा। देयर आर टू प्रिंसिपल सिस्टम, there are two principal system of determining the physical quantities and monetary value of inventory sold and in hand। कितने सिस्टम बताए आपको मैं, 2। किस चीज के, इन्वेंट्री की फिजिकल क्वांटिटी और उसकी मॉनेटरी वैल्यू को डिटरमाइन करने के। कंटिन्यूएशन में लिखें, वन सिस्टम इज नोन एज one system is known as
पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक PERIODIC, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, एंड सेकेंड system is known as perpetual inventory system. Perpetual, PERPETUAL, perpetual inventory system, perpetual inventory system, full stop. देखो बेटे, यहीं पे समझते जाते हैं। मैंने कहा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के कुछ दो सिस्टम होते हैं। पहला बोलेंगे पीरियोडिक, दूसरा परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब समझ लीजिए कंटिन्यूटी, परपेचुअलिटी मतलब कंटिन्यूटी। जो काम कंटिन्यूअस मैनर में होता है उसे परपेचुअल सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? और पीरियोडिक मतलब जो काम पीरियोडिकली होता है, जैसे आज हो गया अब 1 महीने बाद होगा, 1 महीने बाद हो गया अब 1 महीने बाद होगा। आप इंस्टीट्यूट रोज आ रहे हैं ना बेटा, यानी कि आप परपेचुअली अपने इंस्टीट्यूट में आने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपके हर महीने के एंड में क्या लेंगे? टेस्ट लेंगे। तो ये काम क्या होगा? पीरियोडिकली होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब लिखो नंबर 1 एक लाइन छोड़कर, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब हम इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, लिखो बेटा। This system is a method. This system is a method of ascertaining inventory, of ascertaining inventory by of ascertaining inventory by taking an actual physical count, an actual physical count, comma, weight, WEIGST, weight, and measurement, and measurement, full stop। यहाँ पे समझो बेटा, जब एक शॉपकीपर कभी भी अपने गोडाउन में रखी हुई इन्वेंट्री के बारे में पता करना चाहता है कि उसके पास कितना इन्वेंट्री पड़ा है, तो उसने बुक रिकॉर्ड्स नहीं बनाए होंगे। वो ये कहता है कि मैं गोडाउन में जाऊंगा, फिजिकली काउंट कर लूंगा कि मेरे पास कितना किलोग्राम क्या पड़ा है, कितनी क्वांटिटी क्या पड़ी है, और मैं उसको फिजिकली काउंट करके, फिजिकली मेजर करके या उसका वजन करके बाहर आ जाऊंगा। दाल चाय चीनी का बिजनेस करते हैं, तो आप गिनने जाएंगे या हम वजन करके आएंगे? बात समझ में? लेट हो गया। आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो आप गिन कर आएंगे, उसका मेजरमेंट लेकर आएंगे। बात समझ में? आप कैलकुलेटर्स का काम करते हैं तो आप काउंटिंग करके आओगे ना, कितना यूनिट मेरे पास पड़ा है। तो ये हो गया पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सर इसे पीरियोडिक क्यों कहते हैं? क्या आप रोज गिनती करेंगे बेटे? रोज थोड़ी करेंगे। गोडाउन में सप्ताह के एंड में जाएंगे या 1 महीने के बाद में जाकर काउंटिंग कर लेंगे। तो ये जो सिस्टम होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है? एक्चुअल फिजिकल काउंटिंग के ऊपर बेस्ड होता है, पीरियोडिकली होता है। ठीक है बेटे? तो इस मेथड को एक नाम और दिया जाता है, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। फटाफट बोलिए क्या बोलते हैं? लिखो, दिस मेथड, कंटिन्यूशन में लिखना, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, दिस मेथड, बेटा मैंने इस लाइन से पहले क्या लिखवाया था बता सकते हैं? एंड मेजरमेंट, बस ना, फुल स्टॉप करके आगे लिखें। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन physical counting of the goods, physical counting of the goods,
इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉमा करके, इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम। दो नाम दे दिए मैंने आपको पीरियोडिक के, पहला पीरियोडिक, दूसरा फिजिकल। ओके बेटा, एक लाइन छोड़कर लिखें, परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। हाँ जी, परपीचुअल का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपीचुअलिटी? कंटिन्यूएशन। लिखो बेटा, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम of recording inventory, of recording inventory balances, of recording inventory balances after each receipt, after each receipt, receipt बोलते हैं ना, RECIPT, after each receipt, comma issue, ISSUE issue। मतलब आपके पास माल आया, डेटा रिकॉर्ड कर लो, आपके पास से माल इशू हो गया मतलब चला गया, उसे रिकॉर्ड कर लो। तो आप जब चाहें तब चाहें क्या कर सकते हैं, बिना इन्वेंट्री गोडाउन में जाकर छानबीन करने के बजाय तुरंत बता सकते हैं कि आपके पास कितना इन्वेंट्री, कौन सी क्वांटिटी का, कौन सी क्वालिटी का, किस प्रोडक्ट का कितना पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई बेटा? लिखो, दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, this system is also called continuous inventory system, continuous inventory system। full stop। ठीक है बेटा, एक लाइन छोड़कर लिखें, distinction between, distinction between periodic and, distinction between periodic and perpetual inventory system, periodic and perpetual inventory system। बेटा लेफ्ट साइड में तो आप लिखिए पीरियोडिक, लाइन ड्रॉ करके बीच में, राइट हैंड साइड में लिखे परपीचुअल। जैसे ही अपन लोग इसके पॉइंट्स लिख लेंगे डिस्टिंक्शन के, मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, उससे आप तुरंत समझ जाओगे कि कौन सा पीरियोडिक होता है और कौन सा परपीचुअल होता है। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन होगा हमारा पीरियोडिक और परपीचुअल में। पहले पीरियोडिक में लिखें, बोलो, पीरियोडिक में लिखें, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, this system is based on physical verification, this system is based on physical verification। मैं पीरियोडिक की बात कर रहा हूं पहले, अब लिखिए परपीचुअल में, this system is based on, this system is based on book records, this system is based on book records। पीरियोडिक किसके ऊपर बेस्ड होता है? फिजिकल। ये मैंने ऊपर भी समझाया था, पीरियोडिक में अपन लोग इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग करके आते हैं, तो पीरियोडिक तो क्या हो गया, फिजिकली बेस्ड हो गया। क्योंकि परपेचुअल में हम लोग क्या करते हैं, जब माल आया उसको रिकॉर्ड कर लिया, जब माल गया उसको रिकॉर्ड कर लिया, बुक रिकॉर्ड्स पे बेस्ड हो गया। फिजिकल में, पीरियोडिक में लिखिए, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन about inventory, about inventory
and cost of goods sold and cost of goods sold at a particular time, at a particular time. लिख लिया पीरियोडिक में, और पीछे में लिखिए बेटा, दिस सिस्टम provides information about inventory, and cost of goods sold, continuously, full stop. लिख लिया बेटा। थर्ड पॉइंट लिखिए, पीरियोडिक में लिखिएगा, दिस सिस्टम, पीरियोडिक में लिखना बेटा, दिस सिस्टम determines inventory, this system determine inventory and takes cost of goods sold as a balancing figure, परपेचुअल में आइए, दिस सिस्टम, परपेचुअल में लिखिएगा, दिस सिस्टम directly determines cost of goods sold and calculate inventory as a balancing figure, कितने हो गए बेटा? फोर्थ लिखिए, पीरियोडिक में लिखिएगा, इन दिस सिस्टम inventory control is not possible. Inventory control is not possible. उसमें लिखिए बेटा, परपेचुअल में, inventory control can be exercised, मतलब इन्वेंट्री पे कंट्रोल कहाँ किया नहीं जा सकता? पीरियड में, लेकिन कहाँ पे किया जा सकता है? ठीक है, और कितने हो गए? 4 हो गए क्या? फिफ्थ लिखिए बेटा, पीरियोडिक में लिखिएगा, दिस इज अ सिंपल and less expensive, this is a simple and less expensive system, ठीक है बेटा। लेकिन अगर ये सस्ता है तो महंगा कौन सा होगा? परपेचुअल। लिखो, दिस इज अ कॉस्टलियर सिस्टम, COSTLIER, कॉस्टलियर सिस्टम। ओके बेटे, कितने हो गए? 5, 6 और लिख लें। पीरियोडिक में लिखिएगा, दिस सिस्टम रिक्वायर्स
This system requires suspension of business. This system requires suspension of business due to physical counting. Due to physical counting. ओके, पर पिक्चर में लिखिए, इन्वेंट्री कैन बी ascertained. Inventory can be ascertained without affecting the operation of the business. Without affecting the operation of the business. Full stop. बहुत सारी बातें पढ़ ली अपन ने अभी, चलो अब इसका एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन लेते हैं। पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपके कॉलोनी में जिस एरिया में आप रहते हैं, जिनसे आप जनरली छोटी मोटी चीजें स्टेशनरी हो, घर के आइटम हो, उनसे सामान खरीदने जाते हो ना बेटा, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। जब आप उनके शॉप पर चढ़ते हैं तो आपको वैरायटी ऑफ गुड्स अलग अलग जगह पड़ी दिखाई देती है कि नहीं दिखाती? पहली बात, अलग अलग जगह, कहीं पर भी कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड पड़ी होती है कि अनऑर्गेनाइज्ड पड़ी होती है? कुछ लोग ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, कुछ लोग ऑर्गेनाइज्ड नहीं रख पाते, पड़ा होता है कहीं से भी उठा के दे देते हैं। लेकिन आप जब डीमार्ट जाते हैं या बिग बाजार जाते हैं तो शेल्फ बनी होती है, खाने पीने का सामान एक जगह, ठीक है? साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ये एक जगह पड़े होते हैं। चाय पत्ती अलग पड़ी होती है, सर्फ एक्सेल वगैरह अलग पड़े होते हैं। दाल चाय चीनी एक जगह अलग शेल्फ बनी होती। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? होम अप्लायंसेस अलग जगह होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है? दूसरा, जब आप अपने उन शॉपकीपर से जिनसे आप पड़ोस में सामान खरीदते हैं, वो कभी आपको बिल बनाकर देते हैं क्या? क्योंकि उनको बनाने की जरूरत भी नहीं होती। लेकिन आप डीमार्ट में जाइए और 5 रुपए का बिस्किट भी खरीद के लेकर आएंगे, आपको बिल बनाने के बाद ही दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? अब जब आप कभी उनसे बाहर निकलते और आपने 7-8 हजार का घर का कोई सामान खरीदा है तो आप बड़ा सारा बिल बनते देखते होंगे। उसमें प्रोडक्ट का बैच नंबर होता है, क्वांटिटी होती है, रेट होती है और अमाउंट लिखा होता है और बाद में ग्रैंड टोटल लगा हुआ होता है। टेल मी यस और नो। अब मेरा मतलब समझिएगा, डीमार्ट के जो भी सेंटर, जो भी ब्रांच, जहां पर भी स्टोर खुला हुआ है, उनके पास अकाउंटिंग करने का प्रॉपर सिस्टम पड़ा है कि नहीं? जितना गुड्स आया उसकी डिटेल वैल्यू वो बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और क्योंकि माल बिकने पर बिलिंग जो हो रही है वो सेंट्रलाइज्ड हो रखी है, तो उनको डेली बेसिस पे पता चल जाएगा कि आज कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी का बिक गया है। तो वो विदाउट असर्टेनिंग द फिजिकल काउंटिंग, विदाउट डूइंग द फिजिकल काउंटिंग ऑफ द गुड्स, अपने बुक रिकॉर्ड्स में जो सॉफ्टवेयर में उन्होंने माल आने और जाने का रिकॉर्डिंग हो रखा है, इजीली पता कर पाएंगे कि उनके पास कितना गुड्स कितना पड़ा है और कितने की उन्हें जरूरत है, कितने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमारे पड़ोस में जो शॉपकीपर्स हैं उनसे पूछा जाए कि आप बता सकते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री में क्या क्या पड़ा है, तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास माल कौन सा कितना चला गया कुछ पता नहीं है। लेकिन उनको फिर भी पता करना हो तो क्या वो एक दिन में पता कर लेंगे क्या? उन्हें 2 से 3 दिन साइज ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग बिजनेस के ऑपरेशन को सस्पेंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? फटाफट बोलो एक बार। वो बोलेंगे रुको हम जरा तुम्हें देख के बताएंगे। देख के बताएंगे मतलब आंखों से देख के या फिजिकली काउंट करके बताएंगे? वो बताएंगे ये वाली दाल इतने केजी पड़ी है, ये वाली दाल इतने केजी पड़ी है, ये वाले क्वालिटी की चीनी इतनी पड़ी है, हमारे पास लाइफ बॉय साबुन इतने पड़े हैं, हमारे पास डिटॉल साबुन इतना पड़ा हुआ है। फिजिकली काउंट करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास जाने आने का कोई मटेरियल की काउंटिंग नहीं है, वो फिजिकली बेस्ड है। लेकिन डीमार्ट के पास भले ही फिजिकल में इतना पड़ा हो नहीं पड़ा हो, लेकिन फिर भी बुक रिकॉर्ड के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं ना कितना होगा और कितना नहीं होगा। अब आप दोनों में डिफरेंस देखिए। पीरियोडिक में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट फिजिकल वेरिफिकेशन, फिजिकल रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड है कि नहीं? दूसरा, लेकिन परपेचुअल किसके ऊपर बेस्ड है? बुक रिकॉर्ड्स। दूसरा देखो,
पर्टिकुलर डेट। क्या आप लोग कभी भी पता कर सकते हैं आपके पास इन्वेंट्री कितना पड़ा है? नहीं, आपको ये क्या करना पड़ेगा, फिजिकली काउंटिंग करना पड़ेगा, और ये काउंटिंग एट द सेम मोमेंट नहीं हो सकती। ये काम कब होगा, इसको थोड़ा नीचे करना, जब आप लोग पीरियोडिकली गोडाउन में जाकर गुड्स की फिजिकली काउंटिंग करोगे तभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन परपेचुअलिटी में क्या है, आपके पास बुक रिकॉर्ड्स हैं, आप जब चाहे पता कर सकते हैं कि इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अब लिवाइस के शोरूम या वैन हुसैन या फिर शॉपर स्टॉप वगैरह कभी ना कभी गए होंगे, तो वहां पे देखते होंगे कि आपको प्रोडक्ट फिजिकली नहीं दिख रहा होता है, तो वहां पर नहीं चेक करता, वो कंप्यूटर में जाकर चेक करता है, देखता है कि उसके पास ये वाला मेटेरियल पड़ा है कि नहीं पड़ा, क्योंकि वो फिजिकल इन्वेंट्री के बजाय परपेचुअल बुक्स रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपको इसमें मैंने थर्ड में लिखवाया क्या कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बैलेंसिंग फिगर आइडेंटिफाई करता है। देखिएगा एक बार मैं सीओजीएस का जो फॉर्मूला लिख रहा हूं उसमें सिर्फ इन्वेंट्री शामिल कर रहा हूं। क्या शामिल कर रहा हूं? हालांकि सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग होता है, एक बार एक्सपेंस को हटाकर मैं केवल गुड्स की बात कर रहा हूं। सीओजीएस का फॉर्मूला ठीक है बेटा, ये इनको पता होगी। क्यों पता होगी? क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो काउंटिंग करी होगी क्लोजिंग स्टॉक की, वो इस साल क्या बनी होगी, ओपनिंग स्टॉक। इन्होंने कितना गुड्स खरीदा है ये इनको पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए। लेकिन इनको ये पता करना हो कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा है, तो ये गोडाउन में जाएंगे, देखेंगे कितना इन्वेंट्री मेरे पास फिजिकली पड़ा हुआ है। इनको जब ये फिजिकल काउंटिंग करने पर अंदाजा हो जाएगा कि इनके पास इन्वेंट्री, फिजिकली वेरीफाई करने पर पता चल जाएगा कितने पास कितना पड़ा है। तो ये कहेंगे कि भाई हमारे पास साल के बिगनिंग में कितने रुपए का स्टॉक पड़ा था, 5 लाख, हमने साल भर में कितने का गुड्स खरीद लिया, 18 लाख, बताइए कितना हो गया। पहले सब 5 लाख था, खरीदा 18 लाख, कितना हो गया टोटल, 23 लाख। गोडाउन में जाकर इन्होंने देखा कि हमारे पास तो इन्वेंट्री अब केवल और केवल फिजिकली हमने जो काउंट करी वो कितनी पता करी, इसका मतलब जो पड़ा नहीं है हमारे पास वो हमने क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा। और बिके हुए गुड्स की जो कॉस्ट रही होगी वो क्या रही होगी, 21 लाख। इट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ गुड्स। एम आई क्लियर बेटा? जो नहीं पड़ा वो इन्होंने क्या कर दिया, बेचा हुआ मान लिया। बात समझ में आ गई? तो जो नहीं पड़ा उसे बेचा हुआ मान लिया, वही बैलेंसिंग फिगर। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए, क्या ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बैलेंसिंग फिगर मानते हैं कि नहीं मानते? लेकिन बेटा दिमाग लगाइए, अगर आप बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कितना आया और कितना गया, तो आपको पता था कि हमारे पास ओपनिंग कितना पड़ा है, हमारे पास कितना माल आया, और हमें जब बिल, हमने माल बनाते बनाते जब बेच कर जब बिल बनाया था तो पता था ना कितना माल बेच दिया। तो हमारे को पहले से क्या पता होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पहले से कितना था, कितना अपन ने खरीदा, जैसे मान लो कुल मिलाकर ये कितने का है, और हमारे को पता है कि हमने साल भर में बेचा कितने का है, 20 लाख का। बिलिंग के हिसाब से पता है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से पता है। तो गोडाउन में अब इन्वेंट्री कितने रुपए की पड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए, है नहीं, होनी चाहिए। दिस शुड बी द बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री लाइंग इन द गोडाउन। तो वहां पर आपने क्या पता किया था, और यहां पर आप क्या पता कर रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पर बैलेंसिंग फिगर आप क्या पता कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां पर आप बैलेंसिंग फिगर क्या पता कर रहे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्योंकि आपको इधर क्या पता था, तो आपने क्या पता किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपको इधर क्या पता था, तो आपने क्या पता किया। बात समझ में आ गई? एक टॉपिक में लिखवाया होगा कि इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, और परपेचुअल में इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल है। खुद ही देखो, होना चाहिए, ये क्या लिखा मैंने, होना चाहिए। आप गोडाउन में जाके चेक कर लें। अब अगर गोडाउन में वास्तव में कितने का माल पड़ा हुआ है, 3 लाख, बहुत अच्छी बात है। और अगर 3 लाख रुपए का माल नहीं पड़ा तो आप रिकंसाइल कर सकते हो, यार बुक्स तो बता रही है 3 लाख और पड़ा कितने का है, 2 लाख का या 4 लाख का, तो ये डिफरेंस आ क्यों रहा है। तो आप जो आपका, जैसे मान लो वो स्टोर कीपर है और ये अकाउंटेंट है,
मैंने कहा अकाउंटेंट तुम्हें माल आने और जाने की तो अकाउंटिंग करनी है, स्टोर कीपर तुम्हारे पास जो माल आ रहा है उसे रखना है, जो जा रहा है उसे देना है। मैंने अकाउंटेंट को पहले कैबिन में बुलाया, इधर आओ, बताओ तुम्हारे हिसाब से हमारे पास कितने रुपए का स्टॉक होना चाहिए। इसने बोला सर इतना था, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज इतना था, हमने इतना बेचा है, तो गोडाउन में कितना होना चाहिए, 3 लाख। मैं बोला इधर आओ, तुम जाओ, चलो मेरे साथ गोडाउन में चलो, इन्वेंट्री की काउंटिंग करके बताओ कितना है। इसने बताया कितने का पड़ा है, 3 लाख। मैंने कहा वेरी गुड, जाओ। इसने बताया सर 2,40,000। कहाँ गया 60,000। क्या इसने चोरी कर ली? पहला शक इस पे जाएगा, लेकिन मुझे करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कंसाइनमेंट का एक चैप्टर, इलस्ट्रेशन नंबर 7। हमने गुड्स भेजा तो था, लेकिन कंसाइनी के पास पहुंचा नहीं था। याद है क्या? स्टिल इन ट्रांजिट एक इलस्ट्रेशन था, याद आ रहा है? कुछ सुंदरम सुंदर स्टोव ऐसा कुछ तो भी था। तो हमने गुड्स परचेज तो कर ली, लेकिन अभी तक हमारे को रिसीव नहीं हुई। अकाउंटेंट तो गुड्स खरीदने की एंट्री पास कर लेगा, लेकिन फिजिकली गुड्स स्टोर कीपर के पास आएगी तभी तो वो बताएगा कि नहीं बताएगा कि मेरे पास इतनी गुड्स आई हैं। मेरे बात समझ में आ गई क्या? जैसे हम लोग इनकम तो अर्न कर लेते हैं, लेकिन उसके पास आया हुआ कैश उतना अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि कुछ इनकम ऐसी होती है जो अर्न करते हैं लेकिन अपने को रिसीव नहीं होती। बेटे बात समझ में आ गई क्या? तो हम लोग ये चेक कर पा रहे हैं कि हमारे पास इन्वेंट्री होना चाहिए था कितना और है कितना, और व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस। लेकिन बेटा मुझे पता ही नहीं है कि कितना गया, कितना बेच दिया, मुझे नहीं पता कितना मैंने बेच दिया। तो मैं गोडाउन में जाकर जो फिजिकली काउंट करूंगा, मेरे को उसी के ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपको बीआरएस जब मैंने पढ़ाया था, याद है ना आपको बीआरएस? मैंने कहा था अगर मैं कैश बुक ही नहीं बनाऊंगा तो बैंक मेरा जो पासबुक का बैलेंस बताएगा वही फाइनल बैलेंस मानना पड़ेगा मुझे। अब वो सही है कि चाहे गलत, बात समझ में आ रही है? लेकिन मैं क्या बनाऊंगा, अगर मैं भी रिकॉर्ड करूंगा कब चेक जमा किए, कब मैंने निकाले, तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस आना चाहिए। अगर वो पासबुक से मैच कर गया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो बीआरएस बनाने में मुझे मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई बेटा? आखिरी में आपको एक और लाइन और लिखवाई होगी, इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल, नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन परपेचुअल में इन्वेंट्री क्या है बेटा? पॉसिबल है। लास्ट लाइन देखिए, एकदम लास्ट में पॉइंट में क्या ले, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस पीरियोडिक में, लास्ट लाइन। बेटा पूरी लाइन बोलो ना, लास्ट में क्या लिखा हुआ पीरियोडिक में? दिस सिस्टम रिक्वायर्स सस्पेंशन ऑफ बिजनेस फॉर फिजिकल काउंटिंग। बेटा आपको अपने गोडाउन में रखे हुए माल की फिजिकल काउंटिंग, मेजरमेंट, वजन करना है उसका। क्या आप अपना ऑपरेशन कंटिन्यू कर पाएंगे? अभी आपने दाल चाय गिनी थी, अभी कस्टमर को आपने 10-15 केजी और माल बेच दिया, गिना, वो क्वांटिटी डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? फिर आपने क्वांटिटी करी कि इधर सप्लायर ने माल आपको पहुंचा दिया, फिर वो क्वांटिटी डिस्टर्ब हो गई कि नहीं हो गई? तो आपको साइज ऑफ द बिजनेस कम से कम 1 दिन या 5 दिन या 10 दिन अपने इन्वेंट्री की क्या करनी पड़ती है? फिजिकल काउंटिंग करने के लिए आपको अपने बिजनेस को सस्पेंड करना पड़ता है। सस्पेंड मतलब 3-4 दिन दुकान बंद करनी पड़ती है। बात समझ में आ गई? बोलिए। लेकिन परपेचुअल में ऐसा आप तो बुक रिकॉर्ड के हिसाब से एनी टाइम पता कर सकते हैं कि आपके पास कौन सा इन्वेंट्री कितना है और कितना नहीं है। डीमार्ट के मैनेजर को पता होगा ना कि उसके पास इस ब्रांच में मैगी 100 ग्राम वाली कितनी पड़ी हुई है, पता होगा कि नहीं पता होगा? क्यों? क्योंकि जब आई थी तो उसके पास डेटा पता था, इतना तक क्वांटिटी का ये माल आया, और जितने भी बिल बने होंगे उसमें अगर मैगी बिकी है तो मैगी के प्रोडक्ट में वो माइनस होती गई होगी, नहीं होती गई होगी? लेकिन आपके पड़ोस में जो शॉपकीपर है, क्योंकि उसने बिल नहीं बनाया, वो जितना लाया था रख रखा, जितना बेच रहा है दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, उसके पास हिसाब ही नहीं है। उससे पूछो मैगी कितनी है तो क्या बोलेगा? देख कर बताऊंगा। देखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? दैट्स व्हाई दिस वन मेथड इज कॉल्ड पीरियोडिक, अनदर मेथड इज कॉल्ड परपेचुअल, वन मेथड इज कॉल्ड फिजिकल इन्वेंटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? कौन सा वाला? पीरियोडिक। विच मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस इन्वेंटरी सिस्टम। मेरे बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ गए? एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, मेथड्स to determine cost of inventory, methods to determine cost of inventory। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन आपके कोर्स में कुछ 6 मेथड हैं। लिखिए नंबर 1, फीफो, FIFO, फर्स्ट लिखो फीफो।
इसका नाम लिखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पढ़े हो आप पहले से? सुना है? लॉ में है? ओके। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIRST, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकेंड लिखो बेटा, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा, एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड। फिफ्थ लिखें, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। सिक्स्थ है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। हाउ मेनी मेथड्स वी आर गोइंग टू कवर? शुरू के जो 5 आपको मेथड दिख रहे हैं ये तो प्रैक्टिकल है, और जो आखिरी है वो छोटा सा थियोरिटिकल है, और जो शुरू में से 4 में जो आखिरी के आप देख रहे हो 3 और 4, इनको जो लीफो और एवरेज प्राइस मेथड, इसको हम खाली पढ़ेंगे। एग्जाम में इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है और ना ही आना चाहिए, क्योंकि ये सही मेथड नहीं है। तो बेसिकली हमको जोर किस मेथड्स पे डालना है? फीफो और वेटेड एवरेज और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पढ़ेंगे बेटा हम, ये भी। समझ में आ रही है मेरी बात? लेकिन ये तो थ्योरी है ही, जोर किस पे डालना है? फीफो पे, वेटेड एवरेज पे और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो फीफो पे आया हुआ है, वेटेड एवरेज पे और एडजस्टेड सेलिंग प्राइस पे तो अच्छा खासा बार पूछा गया है। समझ गए बेटा? जब हम लोग कल मिलेंगे मैं आपको एक स्टोर लेजर बनाना सिखाऊंगा, जिसमें फीफो, लीफो, एवरेज और वेटेड एवरेज चारों एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। पहले बता, आज जो पढ़े वो समझ में आ गया? पक्का? पढ़ो। तुम पिछले दिन कहाँ थे? क्लासों में थे क्या तुम? तो मेरी क्लास में हंसना अलाउड नहीं है बेमतलब का, इधर उधर मुड़ना भी अलाउड नहीं है। आपकी बात हंसना मत, बैठ जा। हाँ जी, क्या क्या जो टॉपिक पढ़ा वो समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का? नाउ दिस इज द टाइम टू बी सीरियस। अब आपका जून निकल गया है, अब केवल क्या बचा? जुलाई, अगस्त, सितंबर। अक्टूबर में दिवाली है। अक्टूबर में है दिवाली शायद। तो आप ये समझोगे आपके पास 2-2.5 महीने ही बचे हैं, ठीक है? तो रेगुलर क्लास में आओ। मैं बार बार बोलता हूँ, जो पढ़ा है वो समझ में आया, इसका मतलब ये है कि हमने जो पढ़ लिया उसको घर जाके दोबारा सिर्फ एक बार रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि एक बार में समझ में आ गया कि नहीं आ गया। समझ गए ना बेटा? और पढ़ाते टाइम किसी बात पर और फालतू बात पे, सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दिया करो, ठीक है बेटा? चलो।